नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं वह टॉपिक है स्त्री विमर्श की जो विचारधारा है, वह विचारधारा भारतीय दृष्टिकोण से कैसे दिखाई पड़ती है या किस तरीके की पहलुओं को लेकर बातचीत की जाती है, उसको हम यहाँ बखूबी एक एक बिंदु के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण के माध्यम से जो स्त्री विमर्श है उसको देखने और समझने की कोशिश की। हम आपको यह बता देने की कोशिश करें कि जो पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण है उसकी तुलना में जो भारतीय दृष्टिकोण से जो स्त्री विमर्श है उसमें काफ़ी कुछ फ़र्क देखने को मिलता है। वह फ़र्क चाहे वह संस्कृति को लेकर हो, चाहे वह सभ्यता को लेकर हो या चाहे वहाँ की जो विचारधारा है उसको भी लेकर हो, इन सब में बहुत कुछ फ़र्क देखने को मिलता है। तो हम एक एक बिंदु को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि जो स्त्री विमर्श है उसका भारतीय दृष्टिकोण किस तरीके से दिखाई देता है तथा किस किन किन पहलुओं को शामिल करता हुआ जो स्त्री विमर्श है वो अन्य बिंदुओं के माध्यम से अपनी अपनी पहचान या अपनी विचारधारा को आगे उन्मुख करता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही हम यह भी देखें कि उसका ऐतिहासिक परिदृश्य किस तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत होता हुआ नजर आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत में जो स्त्रियां हैं वह स्त्रियों का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इस इतिहास की जब हम प्राचीन दृष्टि से बात करते हैं तो उस पे हमें निश्चित तौर पर यह देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो एक अपनी पहचान है, जो अपनी एक अधिकार की लेकर जो कर्तव्यनिष्ठता है, उसको हम बखूबी पुरुषों के समकक्ष देख पाते हैं। चूँकि भारत में जो स्त्रियाँ का जो अतीत रहा है वो गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन भारत में मातृशतात्मक समाज होने के कारण न केवल स्त्रियों को समान और आर्थिक संपन्नता थी, बल्कि पूरे समाज की बागडोर उसी के हाथों में केंद्रित हुआ करती थी। उन्हें शिक्षा व समाज में प्रतिष्ठित स्थानों पर स्थापित होने का पूर्ण अधिकार था। इस दिशा में मैत्रेयी व गार्गी जैसी विदुषियों एवं बिस्पला व मुदलानी जैसी वीरांगनाओं का नाम सम्मान के साथ लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन काल रहा है उस प्राचीन काल में जो महिलाओं की स्थिति है वो पुरुषों के समकक्ष दिखाई पड़ती है, बल्कि कुछ ऐसे मामले थे जिनके कारण महिलाओं की स्थिति पुरुषों से बेहतर मानी जाती थी। इस समय महिलाओं को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार था, क्योंकि इस समय का समाज मातृशतात्मक समाज हुआ करता था। मातृशतात्मक समाज की जो पहल है वो हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं कि जो प्राचीन जो सभ्यता है, प्राचीन समय की जो अवधारणा है, वह पूरी की पूरी जो सभ्यता या जो जो वहाँ की जो अपनी एक जो विचारधारा है वो मातृशतात्मक समाज के ही इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है। क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियों का कार्य क्षेत्र गृह से लेकर युद्ध तक जो भूमि तक था वो फैला हुआ था, लेकिन वैदिक काल के बाद स्त्रियों की स्थिति उत्तरोत्तर ह्रास होती गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्राचीन काल के बाद जब वैदिक युग की स्थिति को देखते हैं, वैदिक युग कहने से तात्पर्य है, यदि यदि आप ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन कर पा रहे हो तो वैदिक काल का तात्पर्य है जब वेदों की निर्मिति की जाने लगी थी, वेद शास्त्रों का कहीं ना कहीं लेखन पठन किया जाने लगा था। तब के समय की बात यहाँ पर की जा रही है कि उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कार्य क्षेत्र जो उनका था वो युद्ध क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता था और गृह जो घर के अंदर जो कार्य था दोनों जगहों पर वो पुरुषों के समकक्ष देखने को मिलती थी। लेकिन वैदिक काल के बाद स्त्रियों की जो स्थिति बदलती हुई नजर आई, वह स्थिति काफी भयानक भी दिखाई पड़ती है और स्त्रियों की दृष्टि से काफी निराशाजनक भी दिखाई पड़ती है। तो इसे हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं। चूंकि वैदिक काल तक आते आते
जो समाज था वो पितृ शतात्मक स्वरूप में तब्दील हो चुका था। फिर भी भारत में वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अन्य कालों से बेहतर देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वैदिक काल अम, एक तरह से माना जाता है कि आर्यों के आगमन के बाद से वैदिक काल की सभ्यता एक तरह से दिखाई पड़ती है। तो जैसे ही आर्य हमारे देश में आते हैं, उस समय के बाद जो हमारे देश की स्थिति है वह काफी कुछ बदलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जो कबीलाई समूह रहा करते थे, वह कबीलाई समूह का जो मातृ शतात्मक समाज का एक स्वरूप दिखाई पड़ता था, वह स्वरूप बदलता हुआ नजर आता है और वह मातृ शतात्मक और पितृ शतात्मक में तब्दील होने लगा था। फिर भी जो वैदिक युग है, जो शुरुआती चरण है, जो अभी बदलाव की प्रारंभिक स्थिति है, वह स्थिति अभी भी स्त्रियों की दृष्टि से काफी उत्तम देखी जा सकती है। क्योंकि प्राचीन भारत में लोगों का जो जीवन था कबीलाई था और सामाजिक व्यवस्था मातृ शतात्मक थी। मातृ शतात्मक समाज कहने का जो तात्पर्य है, हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि मातृ शतात्मक समाज से क्या तात्पर्य है। मातृ शतात्मक समाज से तात्पर्य है जहां माँ की प्रधानता होती है, यानी माता ही सर्वोपरि होती है, सब कुछ माता ही होती है। माता के निर्देश से ही जहां पर पूरे कार्य किए जाते हैं, माता ही सर्वे सर्वा होती है। वंश परंपरा या वंश का नाम माँ के नाम पर चलता है। जैसे आगे चलकर हम देखते हैं लिच्छवी वंश की परंपरा चली। लिच्छवी वंश हम देखते हैं जब जैन परंपरा के जो प्रवर्तक हैं 23वें तीर्थंकर महावीर प्रसाद जी, महावीर स्वामी जी, उनके महावीर स्वामी के जो वंश परंपरा है वो लिच्छवी वंश को लेकर चलती है। तो इस तरह से लिच्छवी वंश की जो वंश परंपरा है वह हमें यहाँ देखने को मिलती है कि किस तरीके से वो दिखाई पड़ती है। इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो मातृ शतात्मक समाज का स्वरूप कैसे वहां तक भी दिखाई पड़ता है, उसका एक यथार्थ रूप हम यहाँ देख पाते हैं। दूसरी जो अगले बिंदु है वो है स्त्रियों को अपने अनुसार वर चुनने या स्वतंत्र जीवन जीने का भी पूर्ण अधिकार था। यानी स्त्रियां अपनी इच्छा अनुसार वर चुन सकती थी, अपने इच्छा अनुसार जो विवाह संपन्न कर सकती, विवाह या योग्य अपने योग्य अनुसार जो किसी भी पुरुष को चयन कर सकती थी। तो ये भी उनकी स्वतंत्रता थी, ये भी उनके लिए पूर्णतः एक तरह से छूट थी। संपत्ति पर एकाधिकार माँ का होता था, उसके बाद उसकी वंश परंपरा चलाने वाले को वो सौंप दी जाती थी। तो मातृ शतात्मक समाज में ये एक महत्वपूर्ण पहल थी कि जो संपत्ति थी, सबसे पहले उस संपत्ति का अधिकार माता को हुआ करती थी, लेकिन बाद में उस संपत्ति को उसके शागिर्द कर दिया जाता था, उसको सौंप दिया जाता था, जो माँ के वंश परंपरा को आगे बढ़ाता था। पुरुषों के साथ घरेलू व बाहरी कार्यों को करने, शिकार खेलने व संपत्ति का संचयन करने का पूर्ण स्वतंत्रता देखने को मिलती है। यानी जो माता होती थी वो माता जो घरेलू कार्य थे उनको तो करती ही थी, साथ ही साथ जो शिकार खेलना या संपत्ति का कहीं ना कहीं अर्जन करना, इकट्ठा करना, इन सब कार्यों के लिए भी वह पुरुषों के साथ एक तरह से मिलजुल कर कार्य करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिलती है वह पुरुषों के समकक्ष जीवन जीते हुए नजर आती है। इसी प्रकार इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा इच्छानुसार संतान उत्पन्न करने की पूर्णता आ जाती थी। तो ये सभी कुछ बिंदु जो मातृ शतात्मक समाज की स्थिति या पहल को बताने के लिए एक तरह से हमें दिखाई पड़ते हैं, या बखूबी इससे पता चलता है कि उस समय का मातृ शतात्मक कितना सुदृढ़ और कितना एक तरह से व्यवस्थित दिखाई पड़ता है। क्योंकि मातृ शतात्मक जो व्यवस्था थी वो पितृ शतात्मक समाज में बदलने के कई कारण थे, और वो पितृ शतात्मक समाज किस तरह से धीरे धीरे बदलता गया, कैसे कैसे पितृ शतात्मक समाज की रूपरेखा हम देखते हैं कि उसमें बदलती हुई नजर आती है। तो इसका कई रूप होते हैं। जैसे पुरुष वर्ग को यह भय सताने लगा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा, वो दूसरों के हाथों में चली जाएगी, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इस तरह की जो स्थिति थी, इस तरह की जो उनके अंदर डर था, वह डर काफी उन्हें परेशान करने लगा था। अर्थात वैदिक और उत्तर वैदिक युग में आर्यों के आगमन के परिणाम स्वरूप न केवल सामाजिक ढांचा बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, बल्कि स्त्रियों की स्थिति में भी निरंतर गिरावट देखने को मिलती है।
स्त्रियों की स्थिति में तेजी से आने वाली गिरावट के पीछे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पूर्णतः स्थापित हो जाने के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी, जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो वहां पर माता की जो भूमिका थी, वो माँ की जो भूमिका या संपत्ति को लेकर हो, या अपने स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार को लेकर हो, या अपनी अपने होने के बोध को लेकर हो, या पुरुषों के समकक्ष जीवन यापन करने की हो, उन सब से बेदखल कर दी जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम मातृसत्तात्मक व्यवस्था के विषय में जाने, उसी तरह से हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था को भी जाने। पितृसत्तात्मक व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है यानी पिता की प्रधानता। पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें पिता की प्रधानता होती है। साथ ही वंश परंपरा या वंश का नाम पिता के नाम पर ही चलते हैं। जैसे कि आज भी विद्यमान है कि जैसे ही किसी भी स्त्री की शादी अगर पुरुष से होती है तो वो पुरुष के ही जाति धर्म जो भी एक तरह से होता है उसको स्वीकार कर लेती है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होता है या पुत्रिया होती है वो जो पुरुष की ही कहीं ना कहीं जाति या धर्म को स्वीकार करता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बतलाती है। स्त्री पराधीनता को के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी स्त्री पूर्णतः अब पराधीन होती हुई नजर आती है कि किस तरीके से उसे धीरे धीरे पराधीनता की कहीं ना कहीं जकड़नों में जकड़ने की कोशिश किया जाता है, और इसके लिए विभिन्न बिंदुओं को एक तरह से नियमबद्ध बनाया जाता है। जैसे विवाह हेतु कठिन व अनुशासित नियम स्त्रियों पर स्थापित करना, यानी विवाह की पद्धति जो उससे पहले नहीं थी, वो स्वतंत्र वर चुनने के अपूर्ण अधिकार हुआ करता था मातृसत्तात्मक समाज में, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई, और कहीं ना कहीं विवाह जो विवाह होती थी, विवाह की पद्धतियां होती थी, उसके लिए कठिन कानून बनाए गए, और यह कानून स्त्रियों के ऊपर थोपा गया कि स्त्रियां ही इसे निभाएगी, स्त्रियां ही इसे एक तरह से चलाएंगी। तो स्त्रियों के ऊपर ये व्यवस्था डाली गई। दूसरी है वर्ण व्यवस्था, जो विवाह के जो वर्ण अनुसार विवाह होता था, यानी जो 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन वर्णों के अनुसार ही अपने वर्ण में कहीं ना कहीं स्त्रियों को वर चुनने या विवाह करने की पूर्णतः आजादी होती थी। दूसरे वर्ण में विवाह का कार्य आयोजन नहीं होता था। तो यह भी एक आजादी से कहीं ना कहीं दखल किया गया, जो कि मातृसत्तात्मक समाज में हम देखते हैं। वहाँ कोई वर्ण का स्वरूप नहीं था, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में पूर्णतः जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित हो चुकी थी। सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन तेजी से बढ़ गया था, और यह प्रथा धीरे धीरे आप देख भी पाते हैं आगे बहुत तेजी से इसका विकास होता है। जैसे दहेज की प्रथा होती है, बहुपत्नीवाद होता है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है। ये सभी प्रथाएं धीरे धीरे आगे विकराल रूप लेते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन शुरुआत पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्थापित हो जाने के बाद ही ये इनका कहीं ना कहीं स्वरूप नजर आता है। संपत्ति पर एकाधिकार पिता का होता था। पति मालिक, स्वामी, देवता आदि रूपों में माने जाने लगा, यानी यह माने जाने लगा कि जो पति है वही सब कुछ है, वही एक स्त्री के लिए पति परमेश्वर है, वही कहीं ना कहीं मालिक है, वही स्वामी है, वही देवता है। इस तरह के जो प्रतीक हैं वह स्त्रियों के लिए गढ़े जाने लगे, और स्त्रियां भी इसे अपने मनोविचार से स्वीकार भी करती हुई नजर आती हैं। घरेलू व बाहरी सभी निर्णय पुरुषों के हाथों में चला गया, यानी पुरुष ही सब कुछ, जो जैसा कहता है जैसे वो करते हैं उसी अनुसार पुरुष अपने अधिकारों को संपन्न करते हैं। तो इस तरीके से मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक समाज में बदलने की जो व्यवस्था थी वह कई रूपों में देखने को मिलती है। जैसे कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि जो पुरुष वर्ग था उसे यह भय होने लगा था, भय सताने लगा था कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति होगी वो क्या होगी, उसका उसे किसके पास दे दिया जाएगा। तो इस तरह का भय कहीं ना कहीं पुरुषों के मन को भयभीत करती है, और यही कारण है कि पुरुष अपने लिए एक नियम पद्धति बनाते हुए नजर आते हैं, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती हुई दिखाई पड़ती है। इसी कारण पुरुष वर्ग धीरे धीरे स्त्रियों के अधिकारों को छीनना चालू कर दिया, ताकि वह पूर्णतः अपनी एक पकड़, अपनी मजबूती समाज के ऊपर बना सके।
महिलाओं को यह पाठ पढ़ाया जाने लगा कि जो पति है वही परमेश्वर होता है, और एक आदर्श जीवन वही होता है जो कि पति के प्रत्येक वचनों का अनुसरण करते हुए जो पत्नी हो वो निभाए, उसकी इच्छा अनुरूप कार्य करे। तो ये सभी जो विचार हैं वो पत्नियों के ऊपर यानी स्त्रियों के ऊपर थोपे गए, और इसी कारण से जो स्त्रियां हैं, जो जो महिलाएं हैं, वह कहीं न कहीं अपने अपने कहीं न कहीं जो संस्कार है, जो अपनी जो मनमानुष जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में वह धीरे-धीरे बसाती हुई नज़र आती हैं। यही कारण है कि पति के न होने पर विधवा पत्नी के जीवन को निरर्थक बताया जाने लगा। उनके लिए समाज द्वारा कठोर नियम बनाए जाने लगे, तथा पुनर्विवाह की विचारधारा तो यहाँ बिल्कुल सोचना ही धर्म विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध माना जाने लगा, यानी उसे पाप के रूप में देखा जाने लगा। तो ये सामाजिक जो व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो स्त्रियां थी उन पर इस प्रकार से दबाव बनाया जाने लगा, तथा पुरुषों के एक तरह से ही अधीन कहीं न कहीं उनको इस तरह से स्थापित किया जाने लगा कि वह न केवल पुरुषों पर निर्भर होने लगी, बल्कि पुरुषों के ही अतिरिक्त उनका कोई जीवन ही नहीं था। यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो वो उन्हीं के साथ चिता के साथ जल जाना ही उचित समझती थी, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था कायम कर दी गई थी। उनके मन मानस में ऐसे प्रवृत्ति रूप में, संस्कार रूप में बसा दिया गया था कि पुरुषों के बिना उनका कोई जीवन ही नहीं है, बल्कि वो निरर्थक जीवन है। उन्हें अपने शर मुंडन कराकर जीवन जीना पड़ता था, और हमेशा तुक्ष वर्ण एक तरह से निर्दिष्ट तरीके से उन्हें देखा जाता था। मनु ने तो विधवाओं के लिए तप, वैराग्य, प्रार्थना एवं प्रायश्चित पूर्ण जीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया है। ये मनु जो महाराज हैं, एक तरह से ऋषि रहे हैं, उन मनुस्मृति में उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है कि जो विधवा स्त्रियां हैं उनको वैराग्य जीवन जीना चाहिए, तपस्वी जीवन जीना चाहिए, तथा यह प्रायश्चित करना चाहिए कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे अपने जीवन में, कि अब हम पति के बिना जीवन जी रहे हैं, और इसलिए आगे के जीवन में हमें ऐसा जीवन न जीने को मिले। तो इस तरह से जो मनु के नियम है, जो मनु के द्वारा बनाए सिद्धांत है, वह हम यहाँ पर देख पाते हैं, जिसके कारण कालांतर में पतिव्रता और वैराग्य की भावना के कारण नियोग एवं विधवा विवाह की प्रथा निंदनीय समझी जाने लगी। इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, इतना आगे इसे एक तरह से विकार रूप में प्रस्तुत किया गया कि आगे चलकर विधवाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसका जीवन ही उसके लिए अभिशाप बन गया। और यही कारण है कि वह जीवन जीने से बेहतर कहीं ना कहीं अपने पति के साथ सती हो जाना ही स्वीकार करती हुई नजर आती हैं। इसी कारण समाज में सती प्रथा, या बाद में चलकर जो राजपूत राजाओं में देखने को भी मिलता है जौहर प्रथा, उसका प्रचलन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि संपत्ति और बाहरी कार्यों पर पूर्णतः एकाधिकार पुरुषों का हो जाने के बाद स्त्रियों को पुरुषों पर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया जाने लगा। यानी जो पुरुष लोग थे, पुरुषों का संपत्ति पर जब एकाधिकार हो गया, तो इस एकाधिकार हो जाने के कारण बाद जो स्त्रियां थी वह पूर्णतः एक तरह से नियंत्रित हो गई। अब वो नियंत्रित हो जाने के बाद से स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर निर्भर हो जाने की पूरी कोशिश की गई, और इसके लिए जो तरह तरह के एक तरह से जाल फैलाए गए, तरह तरह के जो एक तरह से नियम कानून या कठोर जो एक तरह से बंधन बनाए गए, उसको हम यहाँ पर बखूबी देख पाते हैं। इसी प्रकार से अप्रत्यक्षतः जो घरेलू कार्य होते हैं उन पर भी पुरुषों का एक अधिकार हम बखूबी देख पाते हैं कि जो घर के कार्य हैं उनमें प्रत्यक्षतः नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पुरुष ही जिस तरीके से कहते हैं, पुरुष जिस तरीके से चाहते हैं, उसी तरीके से स्त्रियां करती हुई नजर आती हैं। स्त्रियों के अधिकारों व स्वतंत्रता पर लगाम लगाने की पूर्णतः कोशिश की जाने लगी। अब वह केवल माता के रूप में ही आदर की पात्र बन सकती थी। यानी जो स्त्रियां थी, अब उनको अन्य जो पद थे, अन्य जो स्वरूप थे, उनके रूप में कहीं ना कहीं वो पद नहीं मिल पाते थे, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी जितना कि माता के रूप में मिलती थी। और यही कारण है कि स्त्रियों का जो जीवन है, स्त्रियों की जो दशा है, वह अत्यंत दयनीय, अत्यंत कारुणिक रूप में देखने को मिलती है। और इसका रूप
धीरे धीरे कितना विचित्र होता हुआ नजर आता है, इसे हम यहाँ पर बखूबी देख और समझ पाते हैं। तो स्त्रियों की इस तरीके से जो दशा है, स्त्रियों की इस तरीके की जो भावधारा है, उसकी पहल हम यहाँ पर अनेकों रूप में देख पाते हैं और समझ पाते हैं। धीरे धीरे स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित कर दिया गया और इसी घर से बाहर जाने को रोक दिया गया, यानी घर से वो बाहर नहीं जा सकती थी और उनकी जो एक तरह से पहल थी वह पूरी तरह से रोक टोक में हो गई और वो कहीं ना कहीं एक प्रथा के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम पर्दा प्रथा कहते हैं। यानी पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, अर्थात घूंघट निकालकर ही बाहर जाना या पराये पुरुष से न तो बातचीत करना और न ही उनके समक्ष अपना वदन का कोई अंग प्रस्तुत करना। तो इस तरीके से जो स्थिति देखने को मिलती है वह हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं कि किस तरीके से स्त्रियों को पूरा जकड़न में ग्रसित करने, स्त्रियों को एक तरीके से मानसिक रूप से शोषित बनाने, मानसिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने की जो पहल धीरे धीरे की जाती रही है, वह प्राचीन युग से लेकर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की अवस्था से होते हुए जो मुस्लिम शासन की स्थापना थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मध्यकालीन भारत की जो स्थिति है और फिर वर्तमान भारत की स्थिति में किस रूप में दिखाई पड़ती है, इसी को हम एक एक करके यहाँ बिंदुवार समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह देख पा रहे हैं कि स्त्रियों की जो आज दशा है, उस दशा के पीछे की स्थिति कैसी रही है और वह कैसे दिखाई पड़ती है। यहाँ हम एक चीज बता देने की कोशिश करें कि जो पर्दा प्रथा है, वह पर्दा प्रथा चूंकि पर्दा की जो व्यवस्था थी भारत में पहले से ही प्रचलित थी, लेकिन एक प्रथा के रूप में पर्दे की शुरुआत जो मुसलमानों के शासनकाल के स्थापित हो जाने के बाद से दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासक जैसे ही हमारे देश में पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं, तो वो पर्दा प्रथा को ज्यादा ही प्रचलित करने लगे, क्योंकि उनके लिए पर्दा प्रथा काफी महत्व रखती थी। तो इस तरीके से जो स्त्रियां हैं या जो नारी है, उसके नाम पर समाज में कठोर नियम व शर्त बनाकर उनके जीवन को कहीं ना कहीं न केवल एक तरह से रूढ़ बनाया गया, बल्कि कठोर नियमों और शर्तों के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों का हनन किया गया, उनकी स्वतंत्रता को छीना गया। तो एक और जहां सामाजिक ढांचे की निर्मित में अपनी महती भूमिका देने वाली जो मनुस्मृति के प्रणेता मनु जी ने जहां एक और लिखा है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमते तत्र देवता, वहीं दूसरी ओर वे लिखते हैं कि न स्त्री स्वातंत्र्य अहर्ति। इस तरह से न केवल इन्होंने स्त्री की आजादी पर कड़ा प्रतिबंध लगाया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री को पुरुषों के अधीन रखकर उसके अधिकारों को संकीर्ण बनाने की कोशिश भी की। तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि जो मनुस्मृति है, वह मनुस्मृति स्त्रियों के जीवन को कहीं ना कहीं एक तरह से कठिन बनाने, उनके जीवन को कहीं ना कहीं रूढ़ बनाने, उनके जीवन में नकारात्मक पहलुओं को पैदा करने में मनुस्मृति की कितनी भूमिका नजर आती है, इसको हम यहाँ पर बखूबी देख और समझ पाते हैं। चूंकि मध्यकाल में आकर के पूरी तरह से स्त्रियों की जो स्त्री थी वो अबला बन चुकी थी। स्त्री संबंधी धारणा समाज में पुख्त हो चुकी थी कि विपत्ति आने पर वह किसी की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकती, यानी वह बहुत कमजोर है। इससे समाज में कन्या बोझ मानी जाने लगी और धड़ल्ले से कन्या शिशु हत्याएं की जाने लगी। यानी जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी वह कितनी दयनीय दिखाई पड़ती है, कितनी असहनीय दिखाई पड़ती है, इसकी हम यहाँ पर बखूबी स्थिति देख पाते हैं। और मध्यकाल के समय में तो यह धारणा इतनी पुख्त हो चुकी थी कि जो लड़कियां थी, वो लड़कियों को पैदा करना या लड़कियों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में लाना, ये कितना निरंतर वो अक्षुणीय माना जाने लगा, इसकी हम यहाँ पर रूपरेखा देख सकते हैं। और यही कारण है कि कोई भी पुरुष या कोई भी दाम्पत्य जो कन्या है, वो कन्या को जन्म लेने से पूर्व ही उसे मृत्यु शैया पर लौटा देना ही उचित समझता था। क्योंकि यह क्यों हुआ, इसके लिए
जिम्मेदार जो विदेशी या मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह भारतीय स्त्रियों की स्थिति को इतना बदतर बना देते हैं कि जो हारे हुए जो परिवार थे या राजा लोग होते थे या जो भी हारे हुए लोग होते थे उनकी स्त्रियों को वह कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और इससे कहीं ना कहीं वह उनके साथ गलत आचरण भी करते थे। युद्ध में हारने व परास्त क्षेत्रों में स्त्रियों को बंदी बनाकर उन्हें हरम में डाल दिया जाता था और जबरदस्ती उनके साथ विवाह करके उनके साथ बदसलूकी किया जाता था। राजपूत महिलाएं तो इन अत्याचारों से बचने के लिए जौहर प्रथा को भी स्वीकार कर लेना उचित समझा था। ये जौहर प्रथा की जो प्रचलन कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ जाता है क्योंकि राजा जब परास्त हो जाते थे विदेशी आक्रमणकारी या मुस्लिम शासकों से, जब राजा हार जाते थे तो उनसे बचाव करने के लिए, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें एक ही उपाय समझ में आता था और वह था जौहर प्रथा के माध्यम से अपने जीवन का अंत कर देना। तो इस तरीके से जो स्त्रियों की जो स्थिति है हमारे यहाँ, चाहे वह प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल की पूरी भावधारा में हम इसको बखूबी देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वह कितनी दयनीय और कारुणिक रही है। ब्राह्मणों ने तो एक जो ब्राह्मण व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था है, जो समाज की जो पहल रही है, उसमें हम इसको बखूबी देख पाते हैं कि जो ब्राह्मणों ने तो रक्त की शुद्धता, स्त्री सतीत्व की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर स्त्रियों को तमाम नियमों व बंधनों में कसने की कोशिश करने लगे। समाज में स्त्री की स्वतंत्र पहचान पर प्रश्न खड़ा किया जाने लगा, साथ ही उसके पतिव्रत पर बल दिया जाने लगा। यानी ब्राह्मण जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार यह कहा जाने लगा था कि जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रक्षा स्वयं करें तथा तमाम नियम और बंधनों के माध्यम से अपने को सुरक्षित रखें। इसके लिए पतिव्रत धारण करना ही सर्वोपरि है। पतिव्रत धारण करके ही स्त्रियां अपने जीवन को समतुल्य बना सकती हैं, सही बना सकती हैं, अच्छे से बना सकती हैं। तो इस तरीके से स्त्रियों का जो कहीं ना कहीं समाज में जो एक तरह से समस्या रही है, उन्हें भोग्या की दृष्टि से देखना, उनको विलासिता की दृष्टि से देखना, ये कितना कहीं ना कहीं कारुणिक रही है, कितना दयनीय रही है, इसको हम बखूबी यहाँ देख और समझ पाते हैं। क्योंकि उच्च वर्ग में स्त्री प्रशासकीय एवं जो शिक्षा है उससे तो वंचित नहीं थी, क्योंकि वहां पर ये स्थिति दिखाई पड़ती थी कि वो प्रशासकीय कार्यों में और शिक्षा में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे रजिया सुल्तान को हम देख सकते हैं, गोंडवाना की जो रानी थी दुर्गावती उसको देख सकते हैं, अहमदनगर की जो चांद बीबी थी उसको हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र की ताराबाई थी। ये कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो न केवल प्रशासन के कार्यों में सहभागी होती हुई दिखाई पड़ती हैं, बल्कि शिक्षित जीवन को कहीं ना कहीं अपने जीते हुए नजर आती हैं। लेकिन जो आम स्त्री है, जो आम जनजीवन की जो स्त्री है, वह न केवल शिक्षा से अपने को दूर पाती है, बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना से भी कहीं ना कहीं उन्हें वंचित रखने की कोशिश की जाती रही है। तो इस तरीके से जो स्त्रियां हैं, जो उनके जो जीवन पर्याय है, जो उनकी जो स्थिति है, वह हम बखूबी यहाँ पर देख और समझ पाते हैं। मध्यकाल में ही मुसलमानों के आक्रमण और मुगल राज्यों में लड़कियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ी तो छोटी आयु में ही उनका विवाह किया जाने लगा। अब कन्या के लिए समुचित विकास के अवसर समाप्त कर दिए गए और दहेज प्रथा की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब मध्यकाल में स्त्रियों का अपहरण होने लगा, लड़कियों को कहीं ना कहीं चुरा लिया जाता था, उन्हें बेच दिया जाता था। तो इस तरह के जब घृणित कार्य समाज में होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो एक तरह से न केवल कन्याओं को पैदा करना ही एक तरह से अवांछनीय माना जाने लगा और यह जाने लगा कि स्त्रियों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो ये इसके लिए जो स्त्री जो बालिका होती थी उसका बचपन में ही विवाह कर देना उचित समझाने जाने लगा और यह विवाह की जो योजना जो बाल विवाह के रूप में दिखाई पड़ती है,
वह कहीं ना कहीं समाज में दहेज प्रथा को उत्पन्न करने की पहल के रूप में हम देख पाते हैं कि इसकी शुरुआत दिखाई पड़ती है। भक्ति काल के दौरान तो जो भक्त कवि हुआ करते थे वह स्त्रियों व दलितों के अंदर चेतना जगाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो स्त्रियों को माया, अज्ञानी, मोक्ष प्राप्ति में बाधक, ठगनी आदि कहकर कोशा भी करते हैं। इसको हम कबीर के रूप में भी देख पाते हैं, जहां पर कबीर ने जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधक के रूप में, ठगनी के रूप में, माया के रूप में देखने की पहल की है। आगे आधुनिक काल के प्रारंभ की स्थिति में हम देखते हैं कि इसी तरह की जो समाज में जो सती प्रथा है, चाहे पर्दा प्रथा है, चाहे कन्या भ्रूण हत्या है, विधवा जो समस्या है, बाल विवाह है आदि जैसी जो कुप्रथाओं का बोलबाला न केवल और बढ़ता रहा, बल्कि इसको सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक कठोर नियम, पाबंदियां समाज के ऊपर थोपी जाती रही, समाज के माध्यम से स्त्रियों के ऊपर थोपी जाती रही है। तो ये पहल निरंतर किया जाता रहा है और यही कारण है कि स्त्रियां जो पहले प्राचीन समय में स्वतंत्र जीवन जीते हुए नजर आती थी, वह वैदिक काल के बाद से उत्तर वैदिक काल तथा बाद की जो स्थितियां हैं, जब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है, तब तक या मध्यकालीन भारत से होते हुए जो वो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में प्रवेश करती है, तब तक की स्थिति में स्त्रियों पर ही केवल एक तरह से नियंत्रण, स्त्रियों को कहीं ना कहीं अव्यवस्थित रूप से जीवन जीने की पहल करते हुए नजर आता हुआ दिखाई पड़ता है और उन्हें कहीं ना कहीं कठोर नियम और शर्तों के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें एकाग्रित करने, उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम बनाने, उन्हें कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन बनाने की पूर्णतः कोशिश निरंतर किया जाते रहा है और यही कोशिश अनवरत आज भी बहुत पैमानों पर देखा भी जा सकता है। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के आरंभ तक स्त्री मुक्ति का प्रश्न समाज के लिए अहम मुद्दा बनकर उभरता है। क्योंकि यह पहल हम 18वीं शताब्दी से पहल बखूबी देख पाते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद या 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में हम देखते हैं कि कुछ शिक्षित लोग या जो जागरूक लोग हुए, उन लोगों ने कुछ आंदोलनों के माध्यम से समाज को जागरूक करने, समाज को एक दिशा देने की पहल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग था उसका एक उदय होता है और वही इस समाज से न केवल सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, बाल विधवा विवाह या विधवा की जो समस्या थी, कुरीतियों पर जो गहन विचार था, उन पर कहीं ना कहीं वह विचार चिंतन करते हुए नजर आते हैं और न केवल विचार चिंतन करते हुए नजर आते हैं, बल्कि इसकी जड़ों की पड़ताल करते हुए यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी मूल जड़ कहाँ है और उसको वो दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। इस पहल में राजा राम मोहन राय, महर्षि कर्वे, दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महादेव रनाडे, गोविंद रनाडे तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कार्य प्रशंसनीय रूप में देखा और समझा जा सकता है। यानी इस ओर जो पहल चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो कर्वे साहब हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, विवेकानंद जी हो, गोविंद रनाडे जी हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या महात्मा ज्योतिबा फूले हो, इन लोगों ने बखूबी कर यहाँ पर अपनी इस उपस्थिति या अपने कार्यों के माध्यम से, अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने सामाजिक सुधारों के माध्यम से बखूबी दिखाने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं नव जागरण के प्रारंभकर्ता या आधुनिक युग के पितामह के रूप में प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हुए सती प्रथा, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव थे, स्त्री शिक्षा जैसे विषयों को अपनी बातों के शागिर्द में रखते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं के पहल से तत्कालीन सरकार द्वारा सती प्रथा जैसा कानून बनाने के लिए मजबूर होती है। यानी जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से, अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं समाज से उन सभी विकारों को दूर करने की कोशिश की जाती है जो स्त्रियों को
उनके जीवन में सुव्यवस्थित जीवन जीने, उन्हें एक तरह से बंधक बनाने, उन्हें कहीं न कहीं अब एक तरह से जकड़नों में जकड़ने की पूरी कोशिश की जाती रही। उन जकड़नों से दूर करने की पहल एक तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से करने की कोशिश की और लोगों में चेतना जगाने की कोशिश की। साथ ही स्त्रियों में जो शिक्षा है, स्त्रियों के लिए जागरूकता है, उसको भी उत्पन्न करने की पहल करते हुए नजर आते हैं। इनकी एक बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने समाज में जो सती प्रथा की व्यवस्था थी, उस सती प्रथा को दूर करने हेतु न केवल पहल करते हैं, बल्कि तत्कालीन सरकार के पर इतने प्रभावित अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार भी इसको एक कानून के रूप में प्रस्तुत करती है और यह तब से इसे बंद करने की पूरी मांग चलती है। इसी के अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते हुए विधवाश्रम जो कई संघों की स्थापना करते हैं, जैसे कि इन्होंने इन्हीं के जो सार्थक प्रयास है, उन्हीं के प्रयासों के माध्यम से 1856 में जो विधवाओं के लिए एक कानून पारित होता है और यह कानून के माध्यम से विधवाओं का अब पुनर्विवाह किया जा सकता संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त महात्मा ज्योतिबा फूले का प्रयास भी प्रशंसनीय है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1848 में पहला जो महिला स्कूल है उसकी स्थापना करते हैं। इसी प्रकार से कर्वे साहब भी महाराष्ट्र में ही 1916 में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। गोविंद रनाडे साहब और स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की दशा एवं आर्थिक स्थिति को दूर करने हेतु पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं फूले की चाहे विचारधारा हो, चाहे वो विवेकानंद की हो, चाहे वो कहे रनाडे साहब की हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती की हो, ये जो अलग अलग समाज सुधारक रहे हैं, जो आंदोलनों के माध्यम से अपनी समाज व्यवस्था के माध्यम से, चाहे वो प्रार्थना समाज हो या सत्यशोधक समाज हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती का कहीं ना कहीं आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, इन सभी कहीं ना कहीं समाजों के माध्यम से इन्होंने स्त्रियों के अंदर चेतना जगाने की तो कोशिश की ही, साथ ही साथ समाज में से उन प्रथाओं को दूर करने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं, जो प्रथाएं कहीं ना कहीं समाज को रूढ़ बनाने, समाज को अल्पकालिक अव्यवस्थित बनाने की कोशिश करते हुए नजर आती है। फूले का तो यह मत था कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक हमारा समाज भी शिक्षित नहीं होगा, अर्थात वे स्त्रियों को शिक्षा के अधिकारों को पाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। फूले ने तो जो स्त्रियों का मुंडन जो व्यवस्था था उसका भी पुरजोर विरोध किया और यह माना कि यह पूर्णतः गलत है, किसी के भी अधिकारों को छीनना, किसी की स्वतंत्रता का हनन करना, यह समाज की अव्यवस्थित नीति को बताता है। आगे इन्हीं के विचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दोहराते हुए नजर आते हैं और उन्होंने विविध पहलुओं के माध्यम से समाज को न केवल एक सीख दी, बल्कि स्त्रियों के प्रति तमाम तरह के कार्यों को करते हुए नजर आते हैं। इस कार्य में न केवल पुरुषों की ही एक तरह से भागीदारी देखने को मिलती है, लेकिन पुरुषों के अतिरिक्त भारतीय स्त्री चेतना का यह उद्घोष विश्व महिला आंदोलनों की एक अनुपम विशिष्ट रूपरेखा देखने को मिलती है। इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ साथ यह पहल प्रगति करता हुआ नजर आता है, यानी जो पहल विश्व स्तर पर स्त्रियों के माध्यम से करता हुआ वर्णित होता हुआ दिखाई पड़ता है, वह पहल कहीं ना कहीं भारतीय दृष्टिकोण में सबसे पहले पुरुषों के द्वारा दिखाई पड़ती है। लेकिन आगे वह पुरुषों के अतिरिक्त कुछ महिलाओं की भी यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयास देखने को मिलते हैं, जो समाज की कुरीतियों को दूर करने हेतु पहल तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्त्रियों में चेतना, जागरूकता जगाने एवं उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस दिशा में पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फूले तथा जो कहीं ना कहीं शिंदे जो हैं, उनके माध्यम से, ताराबाई शिंदे के माध्यम से हम बखूबी देख पाते हैं कि किस तरीके से इन महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर कोशिश किया और इन्हीं के पहलू पर आगे चलकर तमाम विदुषी महिलाएं
आगे आती हैं और अपने कार्यों से कहीं ना कहीं अंजाम देते हुए नजर आती हैं। पंडित रमाबाई ने 1882 में स्त्री धर्म नीति नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने स्त्रियों की दशा, स्थिति एवं स्वरूप की बात करते हुए उनकी स्वतंत्रता पर भी बात की थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर कड़े परिश्रम किए, साथ ही पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करते हुए विधवा स्त्रियों के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। इस इनका एक मत था कि जो स्त्रियां हैं वह कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें बंदी बनाने, उन्हें उन्हें मानसिक रूप से गुलाम करने की पहल समाज द्वारा किया जाता रहा है। इसलिए वे स्त्रियों को जगाने की कोशिश में निरंतर दिखाई पड़ती हैं। साथ ही समाज में जो कुप्रथाएं हैं, जो समाज की जो बनाई हुई नीतियां हैं, उन नीतियों पर भी कुठाराघात करते हुए नजर आती हैं और विधवाओं के खिलाफ, विधवाओं के लिए तो पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आती है। यही कारण है कि वो शारदा सदन जैसी एक व्यवस्था को निर्मित करती हैं। इसके अतिरिक्त सावित्रीबाई फुले, जो अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलजुल कर कहीं ना कहीं स्त्रियों को जागरूक बनाने की कोशिश तो करती हैं, साथ ही उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने हेतु पहल भी करते हुए नजर आती हैं। उनकी स्वतंत्रता हेतु महिला सेवा सदन की स्थापना करती हुई नजर आई। यानी महिला सेवा सदन, महिला सेवा मंडल के माध्यम से वह स्त्रियों को जागरूक बनाने या उनके अंदर चेतना जगाने की कोशिश के लिए एक मंडल की नियुक्ति करती हैं, जिसका नाम है महिला सेवा मंडल। उस मंडल के माध्यम से स्त्रियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भरना, उनके अंदर चेतना भरने की पहल करते हुए नजर आती हैं। साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिए पाठशालाएं भी खोलती हैं और उन्हें उनमें अध्यापन का कार्य भी करती हुई नजर आती हैं। यानी पाठशाला में खुद ही पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त ताराबाई शिंदे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ताराबाई शिंदे ने 1882 में सती स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्त्री पुरुषों को लेकर हो रहे भेदभाव का कड़ा विरोध किया था और साथ ही स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध करते हुए नजर आई। तो इस तरह से जो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की जो भूमिका है, वह स्त्रियों की भूमिका हम यहाँ पर बखूबी देख पाते हैं कि किस तरीके से नजर आती है और इसमें स्त्रियों का जो योगदान है वह किस तरीके से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी से पुरुष व स्त्रियों के सामूहिक प्रयास द्वारा स्त्री जागरण को जो स्वर मिला, उसका स्वरूप अनवरत आगे चलता रहा। आगे इस आंदोलन के स्त्रियों ने खुद अपने हाथों में लेते हुए न केवल लेखन कार्य बल्कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों, संगोष्ठियों में अपनी पहल करते हुए आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं तथा उन सभी रूढ़िवादी सोचों, परंपरावादी विचारों को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके हवाले से उनका शोषण निरंतर किया जाता रहा है। यानी वो महिलाएं, जब उन्हें वह अधिकार मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, जब उनके अंदर एक सोच डेवलप होती है, जब उनके अंदर चेतना जगती है, तो वो खुद ही अपने अधिकारों की मांग करते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं और उसको पाने हेतु निरंतर संघर्ष के रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं और एकजुट होकर एक मंच पर इकट्ठा होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए साथ नजर आते हुए दिखाई पड़ती हैं। वो न केवल लेखन के माध्यम से बल्कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने बातों को, अपनी पीड़ाओं को लोगों तक पहुंचा रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों या जो कार्यक्रम है, जो सम्मेलन है, वहां से भाषणों के माध्यम से अपने वक्तव्य को व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। 20वीं शताब्दी में किए गए कुछ महिला राष्ट्रीय आंदोलनों के सार्थक प्रयासों से आज न केवल महिलाएं घर की बंदिशों को तोड़ रही हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कर जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल स्तर पर अपनी पहचान कायम करती हुई नजर आ रही हैं। यही कारण है कि आज कृषि, कारखानों, फैक्ट्रियों, IT सेक्टर, कंप्यूटर अथवा कॉल सेंटर, टीचिंग, मेडिकल आदि जैसे संस्थानों में न केवल अपनी महती भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ रही है, बल्कि देश के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, पदों या स्थानों पर अपनी
बखूबी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रही हैं। तो स्त्रियों की जो स्थिति है, स्त्रियों की जो दशा है, वह पहले से लेकर आज की स्थिति में कितना फर्क देखने को मिलता है, कितना बदलती हुई नजर आ रही है, इसको हम यहाँ बखूबी दे सकते हैं। आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं महिलाओं की भागीदारी व उनके अधिकारों को प्राप्त कराने हेतु सरकार ने भी विभिन्न कानूनों के माध्यम से स्त्रियों को सहयोग देने हेतु पहल हर संभव करते नजर आई है। चाहे वह हिंदू विवाह हो, विवाह अधिनियम की पहल हो, अथवा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम हो, वयस्क मताधिकार अधिनियम हो, रोजगार की समानता आदि जैसे अधिनियम हो। हम सभी के माध्यम से सरकार द्वारा भी महिलाओं को सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। यानी चाहे वह विभिन्न कार्यक्रम हो या अधिनियम बनाकर सरकार ने भी इस ओर बड़ी पहल करते हुए नजर आई है। यानी सरकार का भी योगदान बखूबी यहाँ पर देखा और समझा जा सकता है कि किस तरीके से सरकार की जो भूमिका है वह यहाँ देखने को मिलती है। यानी समाज में श्रेष्ठता व अश्रेष्ठता का जो निर्धारण लिंग के आधार पर किया जाता रहा है, अर्थात पुरुष अथवा लड़का है तो वह श्रेष्ठ है, और यदि महिला अथवा लड़की है तो अश्रेष्ठ है या निकृष्ट है। यह समझ जो विकसित की जाती रही है, वह सोच या वह मानसिकता किस तरीके से रूढ़ होती गई, और वह रूढ़ ही कहीं ना कहीं परंपरा दर परंपरा चलती रही। इसी के आधार पर जो जन्म से स्त्रियों की मानसिकता को विकसित किया जाता रहा है, उसका उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बोलना, चुप रहना, पढ़ना लिखना आदि, यहाँ तक कि हंसने पर भी एक मर्यादित शर्त निर्धारित की जाती रही। यानी कितनी मात्रा में उसे बोलना है, कैसे बोलना है, ये कैसे हंसना है, इन सभी को भी एक मर्यादित रूप में गढ़ा जाता रहा है। इस शर्त में रहकर ही कोई स्त्री अपने कार्य को संपन्न करती रही है। ऐसा उन्हें बचपन से ही समझाया जाता रहा है कि उनके मानस में संस्कार का हवाला देते हुए यह डाला जाता रहा है कि उन्हें किस तरीके से एक मर्यादित या एक सुव्यवस्थित स्त्री के रूप में अपने को ढाले रखना जरूरी है। यानी संस्कारिक महिला बनने हेतु एक कर्तव्यनिष्ठ या कहीं ना कहीं समाज के लिए उत्तरदायी महिला बनाने हेतु जो सामाजिक जो सोच है, जो घरेलू जो व्यवस्था है, जो संस्कार है, वो संस्कार किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ज़हन में वो सारी चीजें डाली जाती रही है, उसी का हम यहाँ पर हवाला आप विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से देख और समझ पा रहे हैं। तो इसकी एक रूपरेखा के माध्यम से जो स्त्रियों को कहीं ना कहीं तुच्छ बनाने, स्त्रियों को कहीं ना कहीं कमजोर बनाने की पहल निरंतर समाज द्वारा की जाती रही है। तो ये एक तरह से हमारे समाज की नीचता को, समाज में असमानता को व्यक्त कराता है। क्योंकि इस और सामाजिक जो पहल है वो जागरूकता के माध्यम से विविध जो समाज सुधारक है उनके माध्यम से तो किया ही जाता है, साथ ही साथ सरकारी पहलों के माध्यम से भी विविध कानूनों को लाकर इस ओर विभिन्न का पहल किया जाता है। चाहे वह स्वतंत्रता से पूर्व के जो ब्रिटिश सरकार थे उस समय 1830 में सती प्रथा निषेध कानून हो, या 1856 में विधवा विवाह अधिनियम हो, जिसको हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, चाहे राजा राम मोहन राय के माध्यम से किया गया हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से। स्वतंत्रता के बाद जो पहल किए जाते रहे हैं उसका जो सरकार के माध्यम से जो स्वरूप देखने को मिलता है उसको हम अभी देखे और समझे भी। इसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान कुछ बिंदुओं को, कुछ कहीं ना कहीं नीतियों को या अधिनियमों को लेकर है जो कानून के रूप में बनी, और उस कानून के डर और हवाले से कहीं ना कहीं समाज में स्त्रियों को एक मर्यादित जीवन जीने की पहल होती हुई नजर आती है। जैसे 1955 का हिंदू कोड बिल है, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, 1956 में ही हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम लाया गया था सरकार द्वारा। 1961 में प्रसूति जो प्रसुविधा अधिनियम है, चाहे दहेज प्रतिबंधन का कानून जिसको हम कह सकते हैं, तो इस को भी लाकर कहीं ना कहीं दहेज जैसी घिनौनी या अत्याचारी व्यवस्था को दूर करने की कोशिश किया जाता रहा है।
1976 में दो तरह के कानून लाए गए। एक तो समान वेतन हेतु अधिनियम था और एक डॉक्टरी गर्भपात कानून था, यानी सही सुविधा किसी भी कहीं ना गर्भवती महिला को प्रदान किया जाए, उसके भरण पोषण का इंतजाम किया जाए। यही कारण है कि आगे चलकर स्त्रियों की स्थिति में कहीं ना कहीं सरकारी पहल के माध्यम से तमाम तरह के आरक्षित व्यवस्थाओं को प्रदान करते हुए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है, चाहे वह पंचायती राज व्यवस्था हो या अन्य कोई भी योगदान हो। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात बहुत पहले कर दी गई थी। आज तो वो विभिन्न कार्य क्रियाकलापों में भी स्त्रियों की बखूबी भूमिका, चाहे वो संसद भवन हो चाहे अन्य विभाग हो, वहां पर स्त्रियों की भूमिका को लेकर काफी पहल चल रही है, काफी बातचीत चल रही है और उसके लिए तमाम तरह के नियम अधिनियम और उनके अधिकारों को पुष्ट बनाने हेतु आरक्षण की व्यवस्था निरंतर की जाती रही है या की जा रही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो आज की जो स्त्री है वो स्त्री विमर्श है, समाज के अंतर्विरोधों, पितृसत्ता की चाहे स्त्री विरोधी नीतियों को उद्घाटित कर उस पर प्रश्न चिन्ह करते हुए स्त्रियों को मानवीय गरिमा दिलाने की दिशा में प्रयासरत तो है ही है, साथ ही स्त्री को वस्तु की बजाय मानव अथवा व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की पहल भी कर रही है। यह स्त्री के प्रति अपरंपरावादी व रूढ़िवादी सोचों को न केवल खारिज कर रही है बल्कि उसे नए संदर्भों में स्थापित भी कर रही है। साथ ही उसके माध्यम से उन सभी मूल्यों व विचारधाराओं को गढ़ने की भी कोशिश कर रही है जिससे समाज में स्त्री पुरुष के बीच समानता के भाव को स्थापित किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज स्त्री विमर्श के माध्यम से वह निश्चित तौर पर विदेशी विमर्शों के प्रकोप या प्रभाव से ही कहीं ना कहीं भारतीय विमर्श जो स्त्री विमर्श है उसका प्रभाव देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को बखूबी हम यहाँ देख और समझ पाते हैं कि किस तरीके से आज स्त्रियां निरंतर अपने क्रियाओं को करते हुए, निरंतर अपने भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए विभिन्न पदों और स्थानों पर पहुंच बनाते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ वह जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो या वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो रूढ़ियां हैं, जो परंपरा है, उसको दूर करने की पहल में कैसे निरंतर संघर्षरत हैं, इसको भी हम बखूबी देख और समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है वो भारतीय दृष्टिकोण में किस तरीके से दिखाई पड़ती है, हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ बखूबी देख और समझ पाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस क्लास से काफी कुछ हेल्प मिला होगा, काफी कुछ सहायता प्राप्त होगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। इसके लिए हम आपसे हमेशा उम्मीद लगाए रखेंगे। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी इस क्लास में और भी चीज़ों को लाने में एक तरह से महती योगदान भूमिका मिल पाए, और इसे शेयर जरूर करें ताकि अन्य जो भी ज़रूरतमंद के जो विद्यार्थी हैं उन तक ये क्लास पहुंचे। अगले क्लास में पुनः एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।